हेलो एंड वेलकम बैक टू द आरंभ क्लासेस। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एग्जांपल नंबर 11, 12 एंड 13 को कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एग्जांपल नंबर 14 एंड 15 को कंप्लीट करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 14 जरा रीड करते हैं, क्या देकर रखा हुआ है। शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। हमें यह शो करना है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन देके रखा है ये बेसिकली होता क्या है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपने पक्का कहीं ना कहीं क्लास 9th के अंदर एक पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 10th के अंदर भी पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ा होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पॉलिनोमियल बोलता तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 3, या फिर मैं अगर ऐसा बोल देता हूं px इक्वल्स टू 9x टू द पावर 100 प्लस में 16। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं। एंड जब आप पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझने जाओगे तो ये जितने सारे टर्म्स होते हैं इनको जनरलाइज करने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया। क्या बनाया गया फॉर्मूला? तो फॉर्मूला या फिर रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बोल सकते हो। ये बनाया गया कि अगर मुझे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा px इक्वल्स टू a0। a0 बेसिकली एक कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं पॉलिनोमियल लिखता हूं px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 10, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये जो मेरे पास a0 देके रखा हो ना बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये x का पावर मेरे पास क्या देके रखा हुआ 1, तो यहां पे फिर हमने लिखा क्या प्लस a1x, x का पावर 1 है, a1 क्या हो गया इसका कोएफिशिएंट, ये मेरे पास 9 को रिप्रेजेंट कर रहा। फिर हमने इसको क्या लिखा, फिर हमने लिखा a2x स्क्वायर प्लस में a3x क्यूब प्लस में a4x टू द पावर 4, और ऐसे हम करते गए और लास्ट में हमने बस इसको शो करने के लिए लास्ट में क्या लिखा a टू द पावर n x टू द पावर n, an x टू द पावर n बेसिकली। ठीक है, यानी अगर मैं इसको हटा दूं तो अगर हमें फंक्शन नहीं देके रखा हुआ है और बात चल रही है पॉलिनोमियल फंक्शन की, तो पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x टू द पावर 3 प्लस a4x टू द पावर 4 एंड प्लस डॉट 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 प्लस anx टू द पावर n। यानी कि ये मेरे पास फंक्शन आ चुका है। अब बस इस फंक्शन को क्या करना है, मुझे कंटीन्यूअस प्रूफ करना बहुत ज्यादा आसान है। देखो जैसे हम नॉर्मली करते हैं हम वैसे ही करेंगे कि हमारे पास एक लाइन देके रखा हुआ है माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक। क्या ये मेरे पास अलग अलग फंक्शन डिफाइन करके रखा हुआ है? नहीं, ये मेरे पास एक सिंगल फंक्शन डिफाइन करके रखा हुआ है। जब सिंगल फंक्शन डिफाइन करके रखा हुआ है इसका मतलब क्या कि माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक पूरा का पूरा एक ही वैल्यू रहेगी, मतलब एक ही फंक्शन रहेगा। तो हमने इस पूरे में से किसी एक वैल्यू को मान लिया, मान लेते कि यहां पे एक पॉइंट मार्क कर देता हूं, ये पॉइंट मेरे पास क्या हो गया C। अगर मैं इस C पॉइंट के ऊपर ये प्रूफ कर देता हूं कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो अपना काम हो जाए, क्योंकि C ही पॉइंट है जो पूरे के पूरे रियल नंबर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमने ये बोला कि अगर ये C पॉइंट के ऊपर करना है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं लेट x इक्वल्स टू c कॉमा c बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ये जो मेरे पास c पॉइंट है ये रियल नंबर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं c के आगे देखता हूं तो ही मेरे पास सेमी फंक्शन है, c के पहले देखता हूं तो ही मेरे पास सेमी फंक्शन देके रखा हुआ है px, यानी कि मैं यहां पर नॉर्मल लिमिट निकालूंगा और अपने फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। चलो जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, इसकी वैल्यू बेसिकली मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहां पे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू c और f ऑफ x, ये पूरा का पूरा फंक्शन उठा के इधर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा a0 प्लस में a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या लिखूंगा x टू द पावर n। अब जब ये c की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करूंगा तुम खुद ही बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो मैं बोलूंगा इसका आंसर हो जाएगा a0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस a3c क्यूब प्लस डॉट 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 इधर क्या आ गया मेरे पास anc टू द पावर n। ये मेरे पास क्या होगी, लिमिट की वैल्यू। लिमिट की वैल्यू का मतलब क्या कि एग्जैक्ट c के ऊपर मेरे पास ये वैल्यू नहीं देके रखी हुई। ठीक है, यहां पे ये एग्जैक्ट सी के ऊपर नहीं है, सी से या तो हल्का सा बड़ा है या तो सी से हल्का सा छोटा है।
और जब मैं यहां पे एफ ऑफ सी की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो एफ ऑफ सी के लिए भी ये सेम ही फंक्शन इस्तेमाल होगा, और जब सेम फंक्शन इस्तेमाल होगा तो सी की वैल्यू को उठा के जहां पुट करते हैं तो भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, ए नॉट प्लस में a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस a3c क्यूब प्लस डॉट 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 यहां पे क्या आ जाएगा an(c to the power n). मतलब मैं ये बोलूंगा लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या बिल्कुल सेम है। लिखते हैं देखो मैंने यहां पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल है मेरे पास किसके, लिमिट नहीं फंक्शन इक्वल है मेरे पास f ऑफ c के, और जैसे ही मेरे पास ये दोनों इक्वल है तो मैं क्या बोलूंगा कि देयरफॉर f ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू c और c बिलोंग कर रहा है R के अंदर, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन मेरे पास पूरा का पूरा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको मार्क करूंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये ना समझने में ही कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, लेकिन इसको हम इतने बेहतर तरीके से समझेंगे क्या आप बोलोगे क्या बात। देखो पढ़ते, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जरा इधर मार्क करो ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं वेयर एक्स ये ब्रैकेट डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। अब क्लास 11th के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ के रखा हुआ है, टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर ये भी मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ करता था, जिसको ना ग्राफ जब हम बनाते थे तो कुछ ऐसा बनता था। ग्राफ से मेरे हिसाब से कुछ याद आ रहा होगा, कुछ याद आ रहा है क्या, नहीं याद आ रहा, चलो रब करता हूं। देखो जो हमें करना क्या है, यहां से फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मुझे ना हर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसके अंदर कौन कौन से डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स है और कौन कौन से कंटिन्यूटी के पॉइंट्स है। तो क्या अभी ये समझो कि जो मुझे चेक करना है ना, वो चेक करना है माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस आएगा वो वैल्यू उठा के इधर पुट कर दूंगा, सीधी सी बात है। लेकिन उससे भी पहले एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, वो बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले इन पूरे को रफ कर रहा हूं और मैं यहां पे सबसे पहले यह समझाऊंगा कि मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फिर वापस बैक टू द क्वेश्चन आएंगे एंड फिर पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी पहले यह समझेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या, ठीक है। देखो यहां पे लिखता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हम सबसे पहले इसके बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। अच्छा मॉडुलस फंक्शन याद है क्या, मॉडुलस फंक्शन के अंदर हम एक लॉजिक अप्लाई कर रहे थे कि पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव जाएगा तो भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां पर भी ना पहले एक लॉजिक को समझते हैं एंड लॉजिक को समझने के बाद फिर मैं उस फंक्शन को डिफाइन करूंगा। देखो हमारे पास ये लॉजिक याद रखना है कि अगर कभी भी मेरे पास f(4) की वैल्यू पूछे तो ये 4 के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 4 आ जाएगा और इसका आंसर 4 ही रहेगा। समझने की कोशिश करो, मैं अगर तुम्हें ये बोलता हूं कि f(4.95) मुझसे क्वेश्चन पूछ के रखा हुआ है तो ये इस ब्रैकेट के अंदर 4.95 आ जाएगा और इसकी वैल्यू भी 4 आएगा। कुछ समझ पा रहे हो कि 4 के बाद जो 0.95 है कहीं ना कहीं हम उसको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू देके रखा है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, इंटीजर वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, बस। चल एक और क्वेश्चन, मैंने तुमसे ये पूछा कि 16.20569 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी हम ब्रैकेट में डाल देंगे 16.20569 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं। अब अगला अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं कि जरा मुझे बताओ कि f(7.953) की वैल्यू क्या होगी, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 7.953 क्लोज और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। मतलब जो हमारे पास वैल्यू देके रखी हुई है उससे हम छोटा इंटीजर कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि यहां पर 4.95 है लेकिन आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है और 4.95 से क्या छोटा वैल्यू है। तो क्वेश्चन ये ग्रेटेस्ट क्यों बोल रहा है भैया, बताओ
चलो अब इस बात में समझेंगे ना, ध्यान रखना ना, मैंने क्वेश्चन पूछा है। अब मैंने तुम्हें ये बोला कि अगर मैं तुम्हें एफ ऑफ -4 की वैल्यू पूछता हूं कि एफ ऑफ -4 की वैल्यू क्या होगी, सो सिंपल, एफ ऑफ -4 की वैल्यू -4 ही होगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, समझ गया ना, ब्रैकेट लगाना। अगर मैं तुमसे यही क्वेश्चन पूछता हूं क्या कि एफ ऑफ -4.95 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आंसर आएगा, -4, यही आएगा ना, पक्का। देखो फिर से, एफ ऑफ 4.95 बोला तो 4.95, फिर वैल्यू क्या आ गई, 4। अब मैं पूछ रहा हूं एफ ऑफ -4.95 करूंगा तो क्या वैल्यू 4 आएगी, नहीं, इसमें वैल्यू 4 बिल्कुल नहीं आ रही। और मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि 99% बच्चे यही बोल रहे होंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, इस लॉजिक के हिसाब से। लेकिन ये लॉजिक नेगेटिव में अप्लाई नहीं होता। नेगेटिव के लिए दूसरा लॉजिक है, नेगेटिव के लिए दूसरा लॉजिक हमारे पास ये है, देखो ध्यान से, पहले इसको रफ करता हूं, कि जब भी मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हम इंटीजर में ना उससे बड़ी वैल्यू लेते हैं। अभी पहले याद रखो, बताऊंगा क्यों आ रहा। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, -4.95, मैं उससे, क्योंकि नेगेटिव है तो उससे बड़ा इंटीजर लूंगा, वो बड़ा इंटीजर क्या हो गया, -5। अगला क्वेश्चन सेम, इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं अब तुमसे ये पूछ रहा हूं कि एफ ऑफ -16.2056 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू होगी -17। पहले भी समझो, डिफाइन करूंगा, ठीक है। देखो फिर मैं तुमसे ये पूछूंगा कि जरा मुझे बताओ एफ ऑफ -7.953 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आंसर करोगे, -8। जब पॉजिटिव में आएगा तो छोटी वैल्यू लेनी है इंटीजर की, और जब नेगेटिव में आएगा तो बड़ी वैल्यू लेनी है किसकी, इंटीजर की, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में तुमसे पूछा था कि कभी हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, मतलब छोटी वैल्यू ले लेते हैं, नेगेटिव के लिए बड़ी वैल्यू लेते हैं और पॉजिटिव के लिए छोटी वैल्यू ले लेते हैं, और नाम इसका पड़ा हुआ है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा नाम क्यों पड़ा हुआ है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैंने जब तुमसे पूछा था कि एफ ऑफ 4.125 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या तुम आंसर इसका 4 करोगे, बनी बात है। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी हम नंबर लाइन बनाते हैं तो इस नंबर लाइन के ऊपर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कितना हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, और ये होता है -इनफाइनाइट, और ये होता है मेरे पास +इनफाइनाइट। जब भी हम नंबर लाइन के ऊपर मूव करते हैं तो क्या हम हमेशा -इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक मूव करते हैं, सही बात है। अब हमने ये बोला कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एफ ऑफ 4.125 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं 4.125 को लोकेट करूंगा तो क्या तकरीबन यहां पर मेरे पास ये आएगा 4.125, राउंड ऑफ में ले रहा हूं, ये कितना हो गया 4.125। हम ये बोलते हैं कि जब मैं -इनफाइनाइट से चलना स्टार्ट करता हूं तो मेरे बीच में ना ढेर सारे इंटीजर्स आते हैं। एग्जांपल के तौर पे -5 आया, -4 आया, -3 आया, -2 आया, -1 0 1 2 3, और ये बीच में यहां तक 4 भी आया। तो क्वेश्चन हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि अगर 4.125 है और मैं -इनफाइनाइट से चलते जाके यहां तक पहुंचता हूं तो उससे पहले जितने भी इंटीजर आए हुए हैं, कितने देखो यहां से 4 आया है, 3 आया है, 2 आया है, 1 0 -1 -2 -3 -4 -5, जितने भी इंटीजर आए, इन सारे इंटीजर में से सबसे बड़ा वाला इंटीजर कौन सा है, और वो सबसे बड़ा वाला इंटीजर कौन सा आता है मेरे पास, 4। इसीलिए मेरा इसका आंसर कितना आ गया, 4। समझ में आ रहा। चलो फिर नेगेटिव वाला भी एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि एफ ऑफ -4.125 की वैल्यू अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुमने आंसर क्या किया था, -5। अकॉर्डिंग टू द सेम लॉजिक अगर मैं -4.125 को लोकेट करूं तो क्या मेरे पास ये देखो ध्यान से मार्क करता हूं, क्या ये पॉइंट होगा मेरे पास -4.125, राउंड ऑफ में मैंने मार्क किया है। तो अगर मैं इधर -इनफाइनाइट से चलते आ रहा हूं और इसके पास पहुंचता हूं तो इससे पहले जितने भी सारे इंटीजर्स होंगे
क्या उन सब में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो -5 की होगी, इसीलिए मेरे पास -5 है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम जब कहते हैं तो उस पॉइंट से पहले माइनस इनफाइनाइट से लेके उस पॉइंट तक के बीच में जितने सारे इंटीजर्स है उन सारे इंटीजर में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान भी है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब हम फाइनली फंक्शन को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, देखो ध्यान से। अब जब तुम समझ गए हो तो ये फंक्शन ना कोई छोटा मोटा फंक्शन नहीं होता, ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। देखो हमने बोला कि ये एफ ऑफ फंक्शन 1-2 के अंदर नहीं रहता, ये बकायदा पूरा इनफाइनाइट लेता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास जीरो आंसर कब कब आएगा, तो क्या ऐसा बोलूं कि जब मेरे पास x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। समझना, या तो x इक्वल्स टू 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। यहां पे बोल रहा हूं लेस देन 1 होगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 0। कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। मैंने बोला 0.9 के ऊपर वैल्यू क्या होगी, तो पॉजिटिव में तो आंसर क्या 0 आएगा। दो ध्यान से 0.9 इन दोनों के बीच में है, आंसर कितना आएगा 0। वैसे ही अगर मैं यहां पे 1 लिखता हूं तो 1 कब आएगा, जब मेरे पास 1 से बड़ी वैल्यू या फिर 1 के इक्वल रहेगा। ध्यान से 1 से बड़ी वैल्यू या फिर 1 के इक्वल रहेगा, या फिर ये 2 से छोटा है तो आंसर कितना आएगा 1। जैसे 1.7 पूछूं तो आंसर कितना आएगा, तो क्या बोलोगे 1 ही आएगा ना। 1.7 इन दोनों के बीच में आता है। सेम टू सेम अगर मैं तुमसे 2 बोलूं तो इधर कितना आ जाएगा, 2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 3। आगे चलते इधर कितना हो जाएगा 3, इधर कितना हो गया 3 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन, बोलते जाओ, लेस देन 4। फिर यहां पे 4 की वैल्यू कब आएगी, 4 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 5। और ये ऊपर डॉट 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 चलते जाएगा, ऊपर डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट डॉट, और यहां पे इसको चलो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं आगे इसके नेगेटिव के अंदर। तो 0 के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास -1। और इसी सीरीज को थोड़ा सा फॉलो करते हैं। जब इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो क्या यहाँ पे 0 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास लेस देन, इधर क्या आ गया मेरे पास x लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास -2। वैसे ही यहां पे क्या आ जाएगा -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन कितना आ जाएगा मेरे पास -1। यानी कि -1.5 क्या इन दोनों के बीच में आएगा और -1.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास -2। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो कितना आ गया -3, इधर कितना आ गया -3 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन -2। और ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, ये इधर भी बढ़ती जाएगी, ये इधर भी बढ़ती जाएगी और ये पूरा पूरा आगे बढ़ते जाएगा। ये अभी जाके बना मेरे पास क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन हमारे पास ये था, पीछे जरा चलते हैं, कि हमें ना डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स पता करने हैं। देखो हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स पता करने हैं, और अगर मैं नॉर्मल अपने तरीके से करने जाऊं तो तुम्हें नहीं लगता कि यहां पर मेरे पास इनफाइनाइट ऊपर भी और इनफाइनाइट नीचे भी ढेर सारे केसेस बन जाएंगे। जब ये ढेर सारे केसेस बन जाएंगे तो हमने ये बोला कि जो मेरे पास ये r रियल नंबर दे के रखा हुआ है ना, जो बेसिकली माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक हम बोल रहे हैं, इसको ना हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला पोर्शन ये देखो, ये इंटीजर वाली वैल्यू से, देखो ध्यान से, तो इंटीजर वाली वैल्यूज को अलग कर देते हैं, और दूसरा जो मेरे पास इनके बीच में वैल्यूज हैं उनको क्या करते हैं, जो रियल नंबर है इंटीजर को छोड़ के। तो हमने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, मतलब बेसिकली 2 केसेस के अंदर डिवाइड किया। हमने बोला एक तो हम z पोर्शन ले लेते हैं और दूसरा z को छोड़ के जितने सारे पोर्शन बचते हैं उनको ले लेते हैं। तो क्या यहां पर मेरे पास r माइनस z हो जाएगा। इसको मैं मानूंगा क्या, केस नंबर फर्स्ट, ये केस नंबर फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा केस नंबर सेकंड। पहले बताओ ये कैसे डिवाइड हुआ, समझ में, और यहां पे यूनियन लगा दोगे तो ऑटोमेटिक मेरे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ ये समझा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। अब हम उसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को पता करने वाले हैं, और अभी हम ये समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं, कि हमें ना 2 पॉइंट्स के ऊपर पता लगाना है। एक तो मेरे पास इंटीजर और दूसरा जो इंटीजर को छोड़ के जितने सारे पॉइंट्स हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो। मैंने यहां पे ये बोला कि केस नंबर फर्स्ट है ना, मैंने बोला लेट x बिलोंग्स टू z।
मतलब हम z के ऊपर कर रहे हैं, और सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, x की कोई रैंडम वैल्यू नहीं ले रहा हूं, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे 2 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, 5 ले लेता हूं, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए क्या ले रहा हूं, 2, और ऐसा हम कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, x इक्वल्स टू 2, और ये जो 2 है ना, ये पूरे के पूरे इंटीजर वैल्यू को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर 2 के ऊपर ये कंटिन्यूस हो गया तो इंटीजर वैल्यू के ऊपर कंटिन्यूस होगा, अगर डिसकंटिन्यूस हुआ तो पूरे इंटीजर की वैल्यू के ऊपर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। समझते? हमने बोला x इक्वल्स टू 2 के ऊपर हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी को प्रूफ करना है। जब अपने फंक्शन के अंदर देखता हूं तो क्या 2 के आगे, दो यहां से 2 के जब मैं आगे जाता हूं तो अलग फंक्शन डिफाइन है, 2 के जब पीछे जाता हूं तो अलग फंक्शन डिफाइन है, तो क्या यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालना पड़ेगा? जी हाँ। हमने बोला सबसे पहले निकालना स्टार्ट करते हैं पर लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो हमने बोला कि जब मैं यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाऊंगा तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, और यहां पे क्या नेगेटिव भी लगाऊंगा? जी हाँ, 2 नेगेटिव ही शो करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h हो जाएगा। 2 माइनस एच का मतलब ये हो गया कि 2 माइनस एच, एच की वैल्यू अगर मैं छोटी वैल्यू मान लेता हूं तो 2 से हल्की सी छोटी वैल्यू, 2 से हल्की सी छोटी वैल्यू जाऊंगा तो क्या मैं कंसीडर कर सकता हूं 1.9999। थोड़ा सोचो फिर से, हमें f ऑफ 2 माइनस में h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सही बात है। 2 माइनस h का मतलब है कि 2 से हल्की सी छोटी वैल्यू, 2 से हल्की सी छोटी वैल्यू के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि f ऑफ 1 पॉइंट, ये देखो ये छोटी वैल्यू के लिए मैं f ऑफ 2 माइनस h को क्या मैं ये कंसीडर कर सकता हूं कि f ऑफ 1.999 के ऊपर मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, और इसकी वैल्यू हम समझ चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो क्या अगर मैं बोलूं कि f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू निकालनी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू मेरे पास 1 होगी। थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो फिर मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, जब मैं h की वैल्यू 0 पुट करूंगा था आंसर मेरे पास क्या आ गया इधर 1। सेम टू सेम मैंने क्या बोला कि अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालने जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, इसका जब मैं कन्वर्जन करूंगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस में h, और 2 प्लस h का मतलब क्या हुआ कि 2 से हल्की से बड़ी वैल्यू, और 2 से हल्की से बड़ी वैल्यू का मतलब क्या मैं ये मान लूं कि 2.000001, और इसके ऊपर अगर मैं तुमसे पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी तो क्या तुम 2 आंसर करोगे? जी हाँ। तो यहां पे अब डायरेक्टली क्या बोलूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए मेरे पास आंसर यहां पे क्या आ रहा है 2, और h की वैल्यू 0 उठा के जब पुट करूंगा तो पुट करने कुछ है ही नहीं, तो आंसर क्या मेरे पास यहां पे 2 आएगा। और जब मैं f ऑफ 2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या 2 के ऊपर तो ये तो खुद ही इंटीजर है तो क्या 2 आएगा। क्या ये तीनों के तीनों इक्वल हैं? जी नहीं, यहां पे 1 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है। तो फाइनली मैं ये लिखूंगा, सुन ध्यान से, मैं बोलूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 2, और 2 तो सारे इंटीजर को क्या बोलते हैं डिनोट कर रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये इंटीजर्स के ऊपर कंटिन्यूस है ही नहीं। यानी ये बोलूंगा, ध्यान से मैं बोलूंगा कि देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, या फिर नॉट कंटिन्यूअस भी लिख सकते हो, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 एंड 2 रिप्रेजेंट कर रहा है z को, यानी पूरे के पूरे z के ऊपर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पे लिख दूंगा कॉमा फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू z, सबके ऊपर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी इंटीजर को छोड़ के जितने पॉइंट्स बचे ना उस पर निकालना भी बाकी है, तो हम केस नंबर सेकंड के अंदर निकालेंगे। चलो देखो मैंने यहां पे ये बोला केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड के अंदर क्या बोलूंगा कि लेट x इक्वल्स टू, और यहां पे ना हमें इंटीजर वैल्यू के अलावा लेना है, तो इंटीजर वैल्यू के अलावा क्या मैं यहां पे 2.59 ले लूं, समझने के लिए ले रहा हूं, है ना, ध्यान रखना। और ये 2.59 किसके अंदर बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा r माइनस z के लिए। पूरे रियल नंबर में से हमने z को माइनस कर दिया, ठीक है। चलो अब यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि जब मैं इसके आगे जाता हूं, पीछे आओ जरा, पीछे आओ, देखो
हमने 2.59 लिया है, 2.59 क्या है बीच में आएगा, तो 2.59 के हल्का सा आगे जाता हूं या फिर 2.59 से हल्का सा पीछे आता हूं, क्या फंक्शन की वैल्यू सेम है? और जब मेरे पास फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है ना, तो मैं नॉर्मल लिमिट की वैल्यू निकालूंगा और फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। और अगर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना भी चाहते हो ना, तो भी काम चल जाएगा, इसके अंदर दोनों एप्लीकेबल होंगे। एक काम करते हैं, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से करवाता हूं, ठीक है? देखो ताकि समझ में आए, है ना, नॉर्मल लिमिट तो हम लगा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाऊंगा, सुना, तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू कितना आ जाएगा 2.59 माइनस एफ ऑफ एक्स, और जब मैं इसका कन्वर्जन करूंगा तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2.59 माइनस h। और 2.59 माइनस h करने का मतलब क्या हुआ कि 2.59 से हल्का सा छोटा, और हल्का सा छोटा क्या मैं 2.58 कंसीडर कर सकता हूं। ये जो 2.59 माइनस h देके रखा हुआ है, इसकी जगह क्योंकि h की वैल्यू छोटी वैल्यू माइनस करना है, तो ये कंसीडर कर सकता हूं कि इसकी वैल्यू 2.58 आएगा। और f ऑफ 2.58 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है मेरे पास 2। तो क्या मैं यहां पे बोलूं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 2.58 के ऊपर वैल्यू निकालो तो कितना आ गया 2, और जब ये 0 की वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 2। वैसे ही जब मैं यहां पे राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, मैं बोलूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, नहीं यार भैया x टेंड्स टू, हटाओ x आएगा ना, पहले फिर से लिख लेते हैं। देखो हमने क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू 2.59 प्लस f ऑफ x, ठीक है? जब ये वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, कन्वर्जन करते हैं 2.59, अरे भैया राइटिंग सुधारनी पड़ेगी। देखो कितना हो जाएगा 2.59 प्लस h, 2.59 प्लस h का मतलब क्या हुआ, हल्की सी बड़ी वैल्यू, और हल्की सी बड़ी वैल्यू के लिए क्या मैं 2.60 ले लूं, लेकिन 2.60 के ऊपर भी वैल्यू कितनी आएगी 2 ही आएगा। चलो यानी कि यहां पे लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आ गया 2, और जब 0 की वैल्यू उठा के पुट करूंगा तो आंसर कितना आ गया 2। बस एक चीज और बाकी है, हो गया क्वेश्चन खत्म, टेंशन नहीं लेने का। देखो अब बस हमें निकालना है f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 2.59 की वैल्यू क्या होगी, 2.59 की वैल्यू। देखो हमने बोला कि f ऑफ 2.59 की वैल्यू क्या होगी। अभी ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कि ये 2.59, ये 2.59 और ये 2.59 कौन से हैं? ये 2.59 ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू के लिए, ये 2.59 क्या है, इससे हल्की सी बड़ी वैल्यू के लिए, और ये 2.59 एग्जैक्ट वैल्यू है। तो 2.59 के ऊपर भी वैल्यू कितनी आएगी 2। क्या ये तीनों इक्वल है? जी हाँ, ये तीनों इक्वल है। मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट, कहां पे, x इक्वल्स टू 2.59 कॉमा, या फिर ऐसा बोल सकता हूं फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू r माइनस z। तो ओवरऑल अगर मुझे आंसर बताना हो तो पहले ये देखना पड़ेगा कि अपने से क्वेश्चन पूछा क्या गया था। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये पूछा गया था फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स पूछे, फंक्शन डिफाइन एज f ऑफ x, ठीक है? चलो हमने ये बोला कि देखो भैया जो हमारे पास इंटीजर वाले फंक्शन है, यहां पे तो मेरे पास क्या आ रहा, डिसकंटिन्यूअस आ रहा, और ये इंटीजर को छोड़ के मेरे पास क्या आ रहा, कंटिन्यूअस आ रहा। तो ओवरऑल अगर मुझे इसका आंसर बताना है तो पूछा ही गया था, क्या पूछा गया था, पूछा ही गया था कि डिसकंटिन्यूअस कहां पे है। तो मैं यहां पे बोलूंगा फाइनल आंसर के अंदर कि देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस कॉमा फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू द z। ये ओवरऑल मेरा आंसर है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा था, हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी उनको बता दिया। आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।